हम लेसन पढ़ रहे थे सेकंड कृषि जीव विज्ञान के अंदर जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी में हमने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात की थी, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के बारे में बात की और आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के जो साधन थे उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्रिया के चरण कि जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी है किन किन चरणों के अनुसार कंप्लीट होती है या किन किन चरणों में वो पूर्ण होती है। तो उनमें ध्यान देना कि मेन जो टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्रिया के चरणों में पहला चरण है कि आनुवंशिकी अभिक्रिया या अभियांत्रिकी के दौरान हमें किन किन चरणों में से होकर गुजरना पड़ेगा, जिससे हमें किसी जो जीव से डीएनए और जीन निकाला गया है उसके वांछित लक्षणों को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कौन कौन से ऐसे चरण हैं जिन चरणों के माध्यम से आनुवंशिक अभियांत्रिकी को हम समझ सकते हैं। तो देखिए पहला है डीएनए का पृथक्करण एवं शोधन। गाइस मैं रिपीट कर दूं कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्रिया के चरण है ये, जिसमें आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जो है वो पूर्ण होती है। ये चरण जो होंगे जिसके माध्यम से हम अच्छे लक्षणों को परपोषी कोशिका में प्राप्त कर सकते हैं, जिनके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो चरणों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहला चरण है डीएनए का पृथक्करण एवं शोधन। सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए का पृथक्करण करेंगे और उसका शोधन करेंगे। दूसरा पॉइंट है सीमाकारी एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन। ध्यान देना कि सीमाकारी एंजाइम के द्वारा जो डीएनए है उसको उस लंबाई के अनुसार काट के उसका खंडन करेंगे। तीसरा है पुनर्योजी डीएनए का निर्माण, फिर हम उससे पुनर्योजी डीएनए बनाएंगे। तो तीसरा पॉइंट आ गया चैन में पुनर्योजी डीएनए का निर्माण। चौथा है पुनर्योजी डीएनए का होस्ट कोशिका में यानी परपोषी कोशिका में रूपांतरण। ये जो हम बात कर रहे हैं ये आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के चरण जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो चौथा चरण है पुनर्योजी डीएनए का परपोषी कोशिका में रूपांतरण। पांचवा चरण है परपोषी कोशिका का व्यापक पैमाने पर संवर्धन करना है। और छठा पॉइंट है इसका वांछित उत्पाद की प्राप्ति। इन चरणों के माध्यम से हम आनुवंशिक अभियांत्रिकी को पढ़ेंगे। तो पहला चरण के बारे में बात करते हैं डीएनए का पृथक्करण एवं शोधन। तो देखिए गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में डीएनए का पृथक्करण करेंगे और उसका शोधन करेंगे। और वो किस तरीके से होगा, तो देखिए कि सबसे पहले हम वांछित डीएनए जिससे प्राप्त कर रहे हैं उस कोशिका का हम चयन करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट क्या हो जाएगा, डीएनए का पृथक्करण शोधन में सबसे पहले हम उस कोशिका का चयन करें जिससे हमें वांछित डीएनए प्राप्त करना है। तो हमने यही लिखा है देखिए कि सर्वप्रथम वांछित डीएनए वाली कोशिका का चयन करते हैं, जिससे हमें वांछित डीएनए प्राप्त करना है उस कोशिका का चयन करें। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, कोशिका का चयन कर लिया जिसके अंदर हमें डीएनए को निकालना है। अब क्या करेंगे, डीएनए को बाहर निकालने के लिए, देखो डीएनए अपने आप तो बाहर निकलेगा नहीं, किसी ना किसी के माध्यम से डीएनए बाहर निकलता है। तो डीएनए को बाहर निकालने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अब वो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है कि जो कोशिका है उसकी भित्ति को गला देता है, जिससे हम उसके डीएनए या जीन को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो वांछित डीएनए हमें जिस कोशिका से प्राप्त करना है उसका चयन करना है। उसके बाद उस कोशिका से डीएनए को बाहर निकालना है और डीएनए को बाहर निकालने के लिए हमें लाइसोजाइम एंजाइम की आवश्यकता होती है। फिर हम लाइसोजाइम एंजाइम की आवश्यकता से डीएनए को बाहर निकाल देते हैं। देखिए तथा डीएनए को बाहर निकालने के लिए लाइसोजाइम का उपयोग किया जाता है। यह लाइसोजाइम कोशिका भित्ति को गलाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर डीएनए का पृथक्करण शोधन में हमने देखा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वांछित डीएनए प्राप्त करने के लिए उस कोशिका का चयन करेंगे जिससे हमें वांछित डीएनए प्राप्त करना है। फिर उस कोशिका से डीएनए को बाहर निकालने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग करेंगे और लाइसोजाइम एंजाइम जो है उसकी कोशिका भित्ति को गला देता है। अगला पॉइंट इसमें यह आता है कि अब जो डीएनए हमारे पास आ गया है यानी कि प्राप्त डीएनए को, ध्यान से सुनिएगा कि जो डीएनए प्राप्त हुआ है उस डीएनए को आरएनएस और प्रोटीनेस से अभिरंजित करते हैं। अब हमें उस डीएनए को आरएनए और प्रोटीनेस से अभिरंजित करने के कारण को देखना है कि हमें उसे अभिरंजित क्यों करते हैं। तो उसका मेन कारण ये है कि उसको अभिरंजित इसलिए किया जाता है कि देखो डीएनए जब हम निकाल रहे हैं तो उस डीएनए के साथ आरएनए भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे एंड लिपिड्स, मतलब विभिन्न टाइप्स की बहुत सारी चीजें उसके साथ में इंक्लूड रहती हैं। तो उनको पृथक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है
कि जो डीएनए हमने निकाला है, यानी कि प्राप्त जो डीएनए है उसको आरएनएज और प्रोटीनेज एंजाइमों से उपचारित करते हैं, जिससे डीएनए से आरएनए व प्रोटीन को अलग कर शुद्ध डीएनए प्राप्त कर लिया जाता है। तो ध्यान रखना, डीएनए का पृथक्करण एवं शोधन में जो अभी हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्रिया के चरणों का पहला पॉइंट है डीएनए का पृथक्करण एवं शोधन। इसमें हमने यही किया कि सबसे पहले उस कोशिका का चयन किया जिससे हमें वांछित डीएनए प्राप्त करना है, और उस वांछित डीएनए को प्राप्त करने के बाद हमने उसमें आरएनएज और प्रोटीनेज एंजाइम्स मिला दिए, जिससे उससे आरएनए अलग हो जाए, प्रोटीन अलग हो जाए और शुद्ध डीएनए हमें प्राप्त हो जाए। सेकंड हमारा आनुवंशिक अभियांत्रिकी का चरण है सीमाकारी एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन। तो गाइस आपको पहला समझ में आ गया होगा कि डीएनए का पृथक्करण कैसे करेंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि सीमाकारी एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन कैसे करेंगे। तो सीमाकारी एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए है उसको उसकी लंबाई के अनुसार काटता है। पहले उसकी लंबाई को नाप लेता है, फिर जितनी आवश्यकता होती है उन विशिष्ट खंडों पर सीमाकारी एंजाइम उस डीएनए को काट देता है। तो देखिए, सीमाकारी एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन, प्राप्त वांछित डीएनए को किससे प्राप्त किया था हमने, डीएनए पृथक्करण एवं शोधन विधि से। तो प्राप्त वांछित डीएनए को निश्चित बिंदुओं पर काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। देखिए, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्रिया के चरण में दूसरा चरण है सीमाकारी एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन। इसमें क्या होगा कि जो हमने डीएनए का पृथक्करण एवं शोधन से जो शुद्ध डीएनए प्राप्त किया था, उस डीएनए को ये सीमाकारी एंजाइम जो है निश्चित बिंदुओं में काटकर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। आगे हम बात करते हैं कि इन डीएनए खंडों को जो हमने सीमाकारी एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, इन डीएनए खंडों को जैव विद्युत संचलन तकनीक द्वारा अलग करते हैं। तो देखिए गाइस, आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्रिया का दूसरा चरण है सीमाकारी एंजाइम द्वारा डीएनए का पृथक्करण। हम कैसे करेंगे, हमने जो वांछित डीएनए प्राप्त किया है उस वांछित डीएनए को सीमाकारी एंजाइम द्वारा निश्चित बिंदुओं पर काट कर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े डीएनए के हो जाते हैं, उन छोटे छोटे डीएनए खंडों को जैव विद्युत संचलन तकनीक के द्वारा अलग कर लिया जाता है। अब हम समझेंगे ये जैव विद्युत संचलन तकनीक क्या है, समझने वाला पॉइंट है ये, जैव विद्युत संचलन तकनीक क्या है। तो देखिए, जैव विद्युत संचलन तकनीक क्या है, इसे दूसरे नाम से जैव विद्युत संचलन को दूसरे नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अमूमन एग्जाम में इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में ही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में सिंपली क्या होगा कि जो डीएनए खंड हैं उनको अलग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैव विद्युत संचलन में क्या होता है, तो जैव विद्युत संचलन में डीएनए खंडों को पृथक किया जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि को हम देखते हैं कि इस विधि में डीएनए खंडों को अलग किया जाता है, और इस विधि में डीएनए खंडों को अलग करने के लिए एगोरेज जेल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एगोरेज जो जेल है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों में जब डीएनए पैंचकर बाहर निकलता है या डीएनए उन छिद्रों से होकर निकलता है, तो वो उनकी लंबाई के अनुसार डीएनए कट जाता है या बच जाता है। तो देखिए, इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा। इस विधि में डीएनए खंडों को अलग किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में। इस विधि में एगारेज जेल का उपयोग किया जाता है। इस जेल में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आणविक छलनी की तरह कार्य करते हैं। इन छिद्रों से गुजरने के बाद डीएनए अणु आकार के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। तो देख गाइस, आप ध्यान देना, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें एक तरीके से याद रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो विधि है डीएनए खंडों को पृथक करने वाली विधि है, और इस विधि में हम एगोरेज जेल का उपयोग करते हैं, क्योंकि एगोरेज जो जेल है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचनाएं होती हैं, और ये छिद्रनुमा जो संरचनाएं होती हैं ये एक छलनी की तरह कार्य करते हैं। जैसे हम चाय छानते हैं तो चाय तो रह जाती है छलनी में, और जो लिक्विड है वो छलनी से बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार ये एगोरेज जेल कार्य करता है, और जैसे ही छलनी के अंदर से डीएनए निकलते हैं तो वो निश्चित लंबाई और आकार के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। आगे देखिए, अलग हुए डीएनए अलग हो गए। अब इन डीएनए खंडों को जो
एगोरेज जेल से निकल के जो डीएनए आए हैं उन डीएनए खंडों को इथिलियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर दिया जाता है। ध्यान देना, इथिलियम जो ब्रोमाइड्स है उनसे अभिरंजित करने के लिए डीएनए खंडों को इसलिए करा जाता है, अभिरंजित इसलिए किया जाता है ताकि हम उन डीएनए खंडों को पहचान सके। उनका आकार तो अलग अलग साइज में बढ़ गया है, उसमें इथिलियम ब्रोमाइड हमने मिला दिया है, तो अब वो डीएनए खंड क्या हो जाते हैं, चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं, जिसे हम पहचान लेते हैं कि यही डीएनए है। तो देखिए, अब इन डीएनए खंडों को इथिलियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर दिया जाता है, जिससे ये खंड चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। अब चमकीले नारंगी हो गए हैं क्योंकि इसमें हमने इथिलियम ब्रोमाइड मिलाया है। अब आगे देखते हैं कि अब इन खंडों को जेल माध्यम से पृथक कर लिया जाता है, यह क्रिया क्षारण कहलाती है। तो गाइस, हमने आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्रिया के चरणों में पहला चरण पढ़ा है डीएनए का पृथक्करण, कि डीएनए को किसी कोशिका से अलग कैसे करते हैं। तो उसमें हमने क्या देखा कि हमने सबसे पहले उस कोशिका का चयन किया जिससे वांछित डीएनए प्राप्त करना है। अब उस कोशिका से हमें उस डीएनए को निकालने के लिए लाइसोजाइम की आवश्यकता पड़ी। लाइसोजाइम क्या करेगा कि उस जो कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति को नष्ट कर देगा, डीएनए को बाहर निकाल देगा। अब जो डीएनए हमने प्राप्त किया है वांछित डीएनए, उसको आरएनएज और प्रोटीनेज एंजाइम से उपचारित कर दिया जाता है ताकि डीएनए से आरएनए व प्रोटीन अलग हो जाएं और डीएनए शुद्ध डीएनए हमें प्राप्त हो जाए। तो पहले चरण में हमने ये देखा। दूसरे चरण में हमने देखा सीमाकारी एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन। अब सीमाकारी एंजाइम क्या करेगा कि जो प्राप्त वांछित डीएनए है उसको उसकी लंबाई के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। अब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए हमें जैव विद्युत संतुलन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मुख्य कार्य यही है कि डीएनए खंडों को अलग करना। इसमें डीएनए खंडों को अलग करने के लिए एगोरेज जेल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एगोरेज जो जेल है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वह एक छलनी की तरह कार्य करता है, जिसमें जैसे ही डीएनए प्रवेश करेंगे तो वो अपनी आकार और आकृति के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। अब जो डीएनए अलग हुए हैं छलनी में, यानी एगोरेज जेल से जो डीएनए अलग हुए हैं, उन डीएनए को इथिलियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर लिया जाता है। इथिलियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने के बाद में वो खंड चमकीले नारंगी के दिखाई देते हैं, चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं, और इन नारंगी रंग के डीएनए खंडों को पृथक कर लिया जाता है। और इनको पृथक करने की जो क्रिया होगी वो सालन कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि हम एगोरेज के बारे में बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एगोरेज जेल है क्या। तो एगोरेज जो जेल है एक समुद्री घास से निकाला गया प्राकृतिक बहुलक होता है। इसे हम पूछ लिया जाता है कि एगोरेज जेल क्या है। तो एगोरेज जेल है जो समुद्री घास से प्राप्त एक प्राकृतिक बहुलक होता है। गाइस, हमने आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्रिया के चरणों में 2 चरणों की बात की है। अगला चरण हम बात करने वाला है पुनर्योजी डीएनए का निर्माण। उसके बाद हम बात करेंगे पुनर्योजी डीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। उसके बाद में हम बात करेंगे परपोषी कोशिका का व्यापक पैमाने पर संवर्धन करेंगे। फिर वांछित उत्पाद की प्राप्ति हम करेंगे।